अस्सलामुअलैकुम। अपने नेक्स्ट क्लास में आप सभी दोस्तों का मैं वेलकम करता हूं और इस क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। हम मॉडर्न थ्योरीज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन स्टडी कर रहे थे और इस क्लास में हमने जो है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पर बात करनी है कि बेंजीन कितना स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो मैं हेडिंग देता हूं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। ये भाई एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के अंदर आता होता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन के साथ आता है और इसके अंदर से तकरीबन एक शॉट, हाँ सिर्फ एक शॉट आता होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग और इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट शॉट भी है। अच्छा, बेंजीन जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। अच्छा, ये इस बात का आंसर कैक्यूल नहीं दे सकता था कि बेंजीन जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों है, स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों है। इसका आंसर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने दिया और उसने बताया कि एक्सटेंसिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है, एक्सटेंसिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग के फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी। एक्सटेंसिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट in the form of continuous sheet, in the form of continuous sheet, in the form of continuous sheet above and below, above and below, above and below the plane containing carbon and hydrogen atoms, above and below the plane containing carbon and हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हम जानते हैं कि बेंजीन जो है एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखने वाला कंपाउंड है। उसके 6 के 6 कार्बन और हाइड्रोजन एक प्लेन में होते हैं। मानो इस प्लेन के अंदर बेंजीन के 6 कार्बन और हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी होगा, इधर भी होगा। कहीं से भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंटिन्यूस शीट की सूरत में जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होगा उसको क्या करेगा, शील्ड करेगा। ठीक है, शील्ड करेगा। जिस तरह एक पंखा है उसके पर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो क्या तुम उसके अंदर हाथ दोगे? नहीं दोगे। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल उधर मत्थामारी करना नहीं चाहेगा। ठीक है, कोई अच्छा कुछ कर भी लेते हैं लेकिन जो जनरली वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना वो बेंजीन पर इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जो कंटिन्यूसली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, कंटिन्यूसली मूविंग इलेक्ट्रॉन, उनको डोनेट करना काफ़ी मुश्किल है, उन पर अटैक करना काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है जी, क्लियर है बात कि बेंजीन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों है। ये बातें तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में ही देख ली थी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये तो बैक ओवरव्यू मैंने दिया था ऐसे पिछले टॉपिक का। अब हम स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं, जरा देखिए, समझने की कोशिश करना। हमारे पास एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन। क्या कंपाउंड है? इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन डाला। क्या करवाया हमने? इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम कैटलिस्ट। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अच्छा, क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्या इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी? आंसर है बिल्कुल एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एक बॉन्ड टूटा है, 2 नए बॉन्ड बने हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड टूटा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो बॉन्ड का बनना क्या है? एनर्जी रिलीजिंग है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? डेल्टा एच इज इक्वल टू -119.5 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, ये एक प्योरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, बुक्स के अंदर ये मौजूद है। ठीक हो गई बात? क्लियर है? इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पर एक और हम मॉलिक्यूल ले जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो। कितने डबल बॉन्ड हो? 2 डबल बॉन्ड। इसके अंदर 1 डबल बॉन्ड था तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अगर इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड होते तो इससे डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ये हमारी क्या है? ये हमारी प्रिडिक्शन है। ये हमारी क्या है? ये हमारी प्रिडिक्शन है। ठीक है, क्लियर बात? अच्छा, इसका नाम बनेगा, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 और दिस इज 3। ठीक है, सॉरी, दिस इज 1, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये वाला 1, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। ठीक है, इसका नाम बनेगा 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। ठीक है, साइक्लोहेक्साडाइईन।
यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर एक एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके लिए कितने हाइड्रोजन हमें चाहिए होंगे? 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हमें चाहिए होंगे? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। प्लाटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में। एक हाइड्रोजन इधर ऐड, एक इधर, एक इधर और एक इधर ऐड होगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ये नाम नीचे लाजमी लिखने हैं, नाम नहीं लिखोगे ना तो नंबर कट जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डेल्टा एच एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 2 क्रॉस माइनस 119.5 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, इसको करो, कितना आता है ये तकरीबन 239 आएगा, माइनस 239 किलो जाउल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन रियलिटी क्या हुई? जब एक्सपेरिमेंट करके देखा, डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड, कितनी एनर्जी रिलीज हुई? देखिए जरा, एनर्जी रिलीज हुई सिर्फ और सिर्फ 231.5 किलो जाउल पर मोल। कितना डिफरेंस आ गया? डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना डिफरेंस आया? डिफरेंस आया अपने पास -231 है। ठीक है, ये एक बड़ी वैल्यू होगी, 239 छोटी वैल्यू होगी क्योंकि साथ माइनस साइन है, तो -231.5 माइनस 239.5 इक्वल टू कितना डिफरेंस आएगा? तकरीबन 8 किलो जाउल पर मोल्स का डिफरेंस आएगा। कितना? 8 किलो जाउल पर मोल्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस ठीक है, बेयरेबल है, इतना डिफरेंस बेयरेबल है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा ही फ्लक्चुएशन आई है। ठीक है, इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब एक और बात भी है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जबकि एक वो सिस्टम जिसमें सिर्फ अकेला आइसोलेटेड डबल बॉन्ड हो, वो ज़रा लेस स्टेबल होता है, वो ज़रा लेस स्टेबल होता है। तो ये लेस स्टेबल है, तो रिएक्शन करना चाहेगा, लेस स्टेबल होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है थोड़ा सा। ठीक है, रिएक्शन करेगा, जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उससे थोड़ी एनर्जी कम रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेट बॉन्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? ओके जी, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, एक और मॉलिक्यूल हमने लिया। ये भी हमारे सारे फर्जी मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल्स, एक फर्जी मॉलिक्यूल हमने लिया। देखो क्या लिया हमने मॉलिक्यूल, कौन सा लिया? देखो ज़रा, हमने ये मॉलिक्यूल लिया, इसका नाम बनेगा, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, एक 1 3 और 5 पर डबल बॉन्ड है, तो 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइइन। ठीक है, साइक्लोहेक्साट्राइइन। ठीक होगी बात? तो जब हमने इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई, 3 मोल हाइड्रोजन ऐड किए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम कैटलिस्ट, रिएक्शन हुआ, तो फिर क्या हुआ? ये भी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए? 3 क्रॉस माइनस 119.5 इक्वल टू माइनस 358.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ठीक हो गई बात? क्लियर है बात? ठीक हो गई। अच्छा, ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है। अच्छा देखो, बेंजीन भी तो ऐसे ही दिखता है ना, लेकिन ये बेंजीन नहीं है फिलहाल, ये एक हाइपोथेटिकल फर्जी मॉलिक्यूल हमने लिया है, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, फर्जी मॉलिक्यूल लिया है, जिसके साथ हम जरा अभी छेड़खानी कर रहे हैं, थोड़ी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने अब ये सपोज कर लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। यहाँ पर भैया काम खत्म हो गया, अब हमने क्या किया, ये हमारी कैलकुलेशन थी, इतनी हमारी कैलकुलेशन थी। हमने अब क्या किया, बेंजीन, एक्चुअल बेंजीन का सैंपल लिया। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर, उसके अंदर हमने 3 हाइड्रोजन डाले। कितने हाइड्रोजन डाले? 3 हाइड्रोजन डाले,
और वो किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन में। किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन में। वहां पर हमने देखा कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई, ऑब्जर्व्ड डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड कितनी ऑब्जर्व हुई, -208 किलो जाउल पर मोल, सिर्फ और सिर्फ इतनी एनर्जी ऑब्जर्व हुई। जब हमने साइक्लोहेक्सीन की करवाई तो -119.5। अच्छा, साइक्लोहेक्साडाइन की करवाई तो वहां पर भी यार -231.5 आ रहा था। यहां पर क्या, -208। यानी कि ये कंपाउंड, ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन वो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन से भी क्या है, ज्यादा स्टेबल है भाई, ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए तो इतनी कम एनर्जी रिलीज कर रहा है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा। समझ आई बात की, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा। बेंजीन तो इतनी कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब ये बहुत स्टेबल है। ठीक है, क्यों स्टेबल है ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ये हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे। तो अभी फिलहाल देखो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया अपने पास -208 और यहां पर -358.5, इनका डिफरेंस आया 150.5 किलो जॉल पर मोल। भाई ये तो अनबेरेबल डिफरेंस है। पिछली में तो हमें कितना, सिर्फ 8 का डिफरेंस आया था, तो हमने कहा था चलो कोई नहीं, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्टेबल है। चलो ठीक है, मान लिया, हो गई बात यार। लेकिन यार इतना फर्क हमारी कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट में, ये क्या हो गया। तो फिर भैया आंसर दिया गया कि देखो साइक्लोहेक्साडाइन के अंदर तो कितने अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड थे, 2 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड थे। लेकिन बेंजीन के अंदर क्या है, 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। यहां पर और अच्छी रेजोनेंस हो सकती है, और अच्छी डीलोकलाइजेशन हो सकती है, बढ़िया तरीके से डीलोकलाइजेशन हो सकती है। इसी डीलोकलाइजेशन, इसी रेजोनेंस की वजह से बेंजीन हाईली स्टेबल है। कितना स्टेबल है, बेंजीन 150.5 किलो जॉल पर मोल ज्यादा स्टेबल है देन दिस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल था ना, इसकी बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर रहे थे। बेंजीन 150.5 किलो जॉल पर मोल ज्यादा स्टेबल है देन 135 साइक्लोहेक्साट्राइन के। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बेंजीन इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन बेंजीन ने क्या किया, सिर्फ इतनी एनर्जी रिलीज की। तो ये एनर्जी क्या है, इतनी एनर्जी से ज्यादा स्टेबल है बेंजीन। ठीक है, और इस एनर्जी को, ये जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है, तो इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यही अकेला शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछता है, डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी। तो आप डिफाइन करोगे द डिफरेंस इन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, द डिफरेंस इन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन calculated for a hypothetical molecule 135 cyclohexatriene and that of benzene is 150.5 kilojoule per mole. This difference in energy is called resonance energy. This difference in energy is called resonance energy. ठीक है, I again repeat, the difference in the heat of hydrogenation of hypothetical molecules 135 cyclohexatriene and that of benzene is 150.5 kilojoule per mole. This difference is called resonance energy. This difference 150.5 kilojoule per mole is called resonance energy. This stability of benzene is due to extensive resonance या extensive delocalization of electron cloud. ठीक है भैया, क्लियर है, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, और जब रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन करोगे तो ये जो जितना इस टाइम बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, ये 7 एडिशनल बताओगे उसको, ठीक है ना, फिर 2 नंबर मिलेंगे, वरना 2 नंबर तुमको नहीं मिलने वाले। क्लियर है मेरी बातें, अच्छे से क्लियर है। अच्छा, अब बारी आ गई है कि हमने जितना काम किया उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए। अच्छा देखिए, मैं ग्राफ बनाने लगा हूं, इधर हम ग्राफ बनाने लगे हैं। ठीक है, जरा देखना, इस साइड पर मैं ले रहा हूं, सॉरी रियली सॉरी, मेरा पाँव लग गया। इस साइड पर मैं ना ग्राफ बनाने लगा हूं, तो अब जरा तो मुझे लगता है थोड़ा कैमरा हिल चुका है,
तो यार कैमरा ज़रा ना हिल गया था, तो इस वजह से मेरा पाँव लगा तो स्टैंड हिल गया है पूरा। अच्छा, हम ग्राफ बनाने लगे हैं। देखो ज़रा, मैं इधर ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पर मैं रखूंगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या रखूंगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी रख दी मैंने। अच्छा, और यहाँ पर ऐसे ये। ठीक है, ग्राफ का ना आपका 1 नंबर होगा, ग्राफ का ना आपका 1 नंबर होगा पेपर के अंदर। तो आपने ग्राफ को कम से कम भी हाफ पेज पर बनाना है, ग्राफ को कम से कम भी आपने हाफ पेज पर बनाना है। मैं इधर पूरे बोर्ड पर बना दूंगा ना, तो देखना आपने कम से कम भी हाफ पेज पर बनाना है, इतना ग्राफ होना चाहिए। लाइन सीधी लगाना यार, स्केल से लगा लेना, मेरे पास तो नहीं है ना। अच्छा, हमने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि हमने यहाँ पर लिया था साइक्लोहेक्सीन। क्या लिया था? साइक्लोहेक्सीन। हमने इसकी करवाई थी हाइड्रोजीनेशन, इसके अंदर H2 ऐड किया था और ये कन्वर्ट हो गया था किस में? साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, इनफैक्ट सारे ही साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज की थी इसने, कितनी की थी? -119.5 किलो जाउल पर मोल एनर्जी इसने रिलीज की थी। क्लियर है बात? क्लियर है ये बात? इसको दोबारा इधर लिख दी। अच्छा, फिर इसके बाद हमने हाइड्रोजनेशन करवाई थी 13 साइक्लोहेक्साडाइईन की बाय यूजिंग 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया था? साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया था। क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, इसने कितनी एनर्जी रिलीज की थी? इसने एनर्जी रिलीज की थी -231.5 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज की थी इसने। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर हमने हाइड्रोजनेशन करवाई किसकी? अगले मॉलिक्यूल की। नाम क्या था इसका? 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, और ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल था। इसने 3 हाइड्रोजन लिए। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया साइक्लोहेक्सेन में। ठीक हो गया। एनर्जी हमारी एक्सपेक्टेड थी, ये हाइपोथेटिकल था, ये दोनों तो रियल थे ना, तो इसीलिए इनकी रियल वैल्यूज लिखी। ये हाइपोथेटिकल था तो इसके लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख रहे हैं। हम इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख रहे हैं। कितनी आई थी? -358.5 किलो जाउल पर मोल आई थी। क्लियर हो गया ग्राफ? ग्राफ क्लियर है? ठीक है, फिर हमने क्या किया? हमने बेंजीन की बनाई, बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाई। बेंजीन इधर प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा देखना, मैंने ना इसको पहले साइक्लोहेक्सेन नीचे बनाया, फिर ऊपर बनाया, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, तो इसको सबसे ऊपर बनाया क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, बेंजीन को देखो, मैंने इससे साइक्लोहेक्सीन से थोड़ा ऊपर बनाया है। बेंजीन को साइक्लोहेक्सीन से मैंने थोड़ा ऊपर बनाया है, जबकि 13 साइक्लोहेक्साडाइईन से थोड़ा नीचे बनाया है, थोड़ा नीचे बनाया है, क्योंकि ये 13 साइक्लोहेक्साडाइईन से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी देखा था कि 208 एनर्जी रिलीज हुई थी, यहाँ पर 231 एनर्जी रिलीज हुई। तो बेंजीन ने भी सिमिलरली क्या किया? 3 हाइड्रोजन लिए और कन्वर्ट हो गई किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। लेकिन यहाँ पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी वो आई 208.5 किलो जाउल पर मोल। क्लियर है बात? बात क्लियर है? ठीक है ना? ओके। अच्छा, अब डिफरेंस कितना आया? इतना डिफरेंस आया, इतना डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक, इतनी एनर्जी का डिफरेंस है किसमें? इस मॉलिक्यूल में और बेंजीन में। कितना डिफरेंस है? इतना डिफरेंस है। देखो, बेंजीन इधर है, ये मॉलिक्यूल हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल इधर है, तो इतना डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है 150.5 किलो जाउल पर मोल का। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया क्या? रेजोनेंस एनर्जी। क्या नाम दिया? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक हो गया ना बात? समझ आ गई? तो ये ग्राफ बन गया। अच्छा, एक और चीज़ आप ऐड करोगे, यहाँ नाम लिखोगे, इसका नाम साइक्लोहेक्सीन है। अच्छा, इसका नाम भी लिख दोगे 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। ठीक है, इसका नाम भी लिख दोगे 1,3,5, नजर आ रहा है ना? 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईइन, ये नाम लिख दोगे। लिख दिया? इसके साथ ब्रैकेट में लिखोगे हाइपोथेटिकल। क्या लिखोगे? हाइपोथेटिकल। अच्छा, इसकी डेल्टा एच एक्सपेक्टेड होगी और जो बेंजीन की जो डेल्टा एच होगी वो ऑब्जर्व्ड होगी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड या रियल। ठीक है, और ये ग्राफ बनाने के बाद नीचे फिगर की हेडिंग दोगे, फिगर की हेडिंग दोगे और हेडिंग की डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कि द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लोहेक्सीन 13 साइक्लोहेक्साडाइईन
हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल 135 साइक्लोहेक्साट्राईन एंड बेंजीन, ठीक है, आर शोन इन दिस ग्राफ। क्लियर हो गया? ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ का 1 नंबर है आपका। तो यार होप सो जो कमी कोताही रह गई होगी वो आप लोग पूरी कर लोगे। तो मैंने तो वैसे अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन बाकी अल्लाह मालिक है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।